वेलकम टू द डिबेट। कल्पना कीजिए, एक तरफ हम भारत को ग्लोबल टेक हब बनाने का सपना देख रहे हैं और दूसरे तरफ नीति आयोग की एक रिपोर्ट हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाती है। हाँ, वो आकांक्षी जिलों वाली रिपोर्ट जहां कौशल विकास में नेगेटिव 96%, मेरा मतलब है 93 नहीं, नेगेटिव 96% की ग्रोथ दर्ज की गई है। बिल्कुल, नेगेटिव 96%। ये आंकड़े सिर्फ डराने वाले नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़े सिस्टम फेलियर का संकेत हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के बारे में। सही कहा, और विशेष रूप से हम इस नीति को लागू करने में आने वाली सबसे बड़ी व्यावहारिक बाधाओं पर चर्चा करेंगे, जैसे शिक्षकों का भारी प्रशिक्षण बैकलॉग और बुनियादी ढांचे की यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी, और साथ ही ये भी कि कैसे स्मार्ट संसाधन प्रबंधन इन कमियों को दूर कर सकता है। क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि टेक्नोलॉजी और एक स्मार्ट इकोसिस्टम के जरिए हम इन ढांचागत कमियों को पूरी तरह पार कर सकते हैं। NEP कोई रिजिड रूल बुक नहीं है। देखिए, मैं आपके इस आशावाद का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक बुनियादी ढांचागत असमानताओं को ठोस रूप से हल नहीं किया जाता, तब तक ये सब हवाई बातें हैं। हवाई बातें। हाँ, खासकर शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने का जो लक्ष्य है, उसे पूरा किए बिना लचीलेपन और स्मार्ट मैनेजमेंट की बातें सिर्फ एक भ्रम है। बिना पैसों के हम केवल असमानता की खाई को और चौड़ा कर रहे होंगे। तो चलिए इस चर्चा की परतें खोलते हैं। मुझे लगता है कि NEP को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोगों को लगता है हमें रातों रात हर स्कूल को एक 5 स्टार इंटरनेशनल स्कूल में बदलना होगा, जबकि सबसे बड़ा बदलाव इमारतों में नहीं बल्कि हमारी पेडागॉजी में आ रहा है। पेडागॉजी में बदलाव? लेकिन अभी तो हमारी शिक्षा प्रणाली एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसी है ना, जहां हर बच्चे को एक ही साँचे में ढाला जा रहा है। हाँ, वही तो। NEP इस असेंबली लाइन को एक ग्रीन हाउस में बदलने की कोशिश कर रही है, जहां हर पौधे को, मेरा मतलब है हर बच्चे को, अपनी जरूरत और गति के हिसाब से कस्टमाइज्ड लर्निंग मिले। इसी के लिए तो वो नया 5-3-3-4 का ढांचा लाया गया है। आपका एक ग्रीन हाउस का मेटाफर सुनने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन जरा सोचिए कि उस ग्रीन हाउस में जो माली हैं, यानी हमारे शिक्षक, उनकी जमीनी हकीकत क्या है। मैं समझती हूँ आपकी चिंता, लेकिन हमारे सिस्टम में लाखों ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें दशकों से सिर्फ एक ही काम सिखाया गया है, बच्चों को रटाना। अब आप अचानक उनसे कह रहे हैं कि आप असेंबली लाइन वर्कर नहीं बल्कि माली हैं। क्या हमारे पास इतने ट्रेनर मौजूद हैं जो रातों रात 60 लाख से ज्यादा शिक्षकों के सोचने का तरीका बदल सके? देखिए, रातों रात कुछ नहीं होता और नीति में भी ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है। आप इसके मैकेनिज्म को देखिए। NEP में एक बहुत ही स्पष्ट और फेज्ड मैनर यानी चरणबद्ध तरीका अपनाया गया है। चरणबद्ध तरीका? वो कैसे काम करेगा जमीनी स्तर पर? सबसे पहले तो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd कोर्स लाया जा रहा है। मतलब जो नई पीढ़ी आ रही है वो बाय डिफॉल्ट नई पेडागॉजी के साथ ट्रेन होके निकलेगी। और जो पहले से पढ़ा रहे हैं, जो मौजूदा शिक्षक हैं, उनके लिए हर साल 50 घंटे का कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट अनिवार्य किया गया है। उन्हें किसी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो दीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए, राइट? बिल्कुल, जहां माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल्स उपलब्ध है। वो अपने खाली समय में छोटे छोटे वीडियो देखकर नई तकनीकें सीख सकते हैं। लेकिन क्या आप उस कॉग्निटिव लोड को, यानी उस मानसिक और प्रशासनिक बोझ को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं? एक सामान्य सरकारी स्कूल के टीचर पर पहले से ही चुनाव ड्यूटी और मिड डे मील जैसी जिम्मेदारियां हैं। अब आप कह रही हैं कि उन्हें परख जैसे नए असेसमेंट सिस्टम को भी समझना है। लेकिन परख कोई अतिरिक्त बोझ नहीं है। ये तो मूल्यांकन को आसान बनाने का टूल है। पारंपरिक परीक्षाओं में तो टीचर को 100 बच्चों की कॉपियां जांचनी होती हैं कि किसने कितना सही रटा है। तो परख कैसे अलग है? काम तो टीचर को ही करना है ना। परख का पूरा मैकेनिज्म ही अलग है। इसमें 360 डिग्री असेसमेंट है। मतलब सिर्फ टीचर मार्क्स नहीं देगा, बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करेगा और उसके सहपाठी भी करेंगे। इससे तो शिक्षक का बोझ बढ़ रहा है। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं खरीद सकता। एक ग्रामीण स्कूल के शिक्षक की कल्पना कीजिए जो 50 बच्चों की क्लास को अकेले संभाल रहा है। वहां कोई स्पेशल एजुकेटर नहीं है। समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं आप?
हाँ, एनईपी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करती है। अगर क्लास में कोई लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो बिना स्पेशल एजुकेटर के वो अकेला शिक्षक कैसे हर बच्चे की व्यक्तिगत जरूरत को पहचानेगा? ऊपर से त्रिभाषा सूत्र का दबाव अलग से है। आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि एक शिक्षक बिना सही उपकरणों के सुपर हीरो नहीं बन सकता। वही तो, हम एक ऐसे इंसान से सुपर हीरो बनने की उम्मीद कर रहे हैं जिसके पास संसाधन ही नहीं है। और यहीं पर हमारी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स मैनेजमेंट। मैं मानती हूं कि पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पर इसे दूर करने के लिए ही एनईपी में टेक्नोलॉजी का इतना गहरा इंटीग्रेशन किया गया है। हमें हर स्कूल में करोड़ों की नई इमारतें नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? इस गैप को ब्लेंडेड लर्निंग से पाटा जा सकता है। ब्लेंडेड लर्निंग? अरे, हम भारत के उन इलाकों की बात कर रहे हैं जहां बिजली 24 घंटे नहीं रहती। आप तकनीक को एक जादुई छड़ी की तरह पेश कर रही हैं। नहीं, मैं तकनीक को जादू की छड़ी नहीं बल्कि एक ब्रिज के रूप में पेश कर रही हूं। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को जूम कॉल पर बिठा दिया जाए। तो फिर इसका प्रैक्टिकल रूप क्या है जमीनी स्तर पर? मान लीजिए एक ग्रामीण स्कूल में बेहतरीन फिजिक्स का टीचर नहीं है, लेकिन वहां एक साधारण टीवी या प्रोजेक्टर है। एक फैसिलिटेटर की मदद से वो क्लास भारत के सबसे बेहतरीन प्रोफेसर का लेक्चर देख सकती है। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच इसी के लिए बनाया गया है। और अगर इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है तो ऑफलाइन कंटेंट, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को डाउनलोड करके स्कूल के लोकल सर्वर से चलाया जा सकता है। ये न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम परिणाम प्राप्त करने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। आपकी बातें थ्योरी में बहुत आकर्षक लगती हैं, लेकिन महामारी के दौरान जो डिजिटल डिवाइड हमने देखा वो डरावना था। ग्रामीण भारत में टैबलेट या स्मार्टफोन कितनों के पास हैं? देखिए, वो एक आपातकाल था। अब हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पर बुनियादी जरूरतें तो वही है ना। जिन स्कूलों में बारिश के समय छत टपकती है, जहां बैठने के लिए ढंग की बेंच नहीं है, वहां वर्चुअल लैब कैसे काम करेगी? मुझे लगता है जब तक आप शिक्षा बजट को जीडीपी के 6% तक नहीं ले जाते, ये तथाकथित स्मार्ट मैनेजमेंट केवल शहरी स्कूलों के लिए काम करेगा। ये असमानता को कम नहीं करेगा बल्कि और बढ़ा देगा। आप बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी पुराने चश्मे से देख रहे हैं कि सब कुछ स्कूल की चारदीवारी के अंदर ही होना चाहिए। एनईपी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो शिक्षा को स्कूल से बाहर निकालती है। बाहर निकालती है मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। व्यावसायिक शिक्षा इस नीति का एक गेम चेंजर हिस्सा है। आपको पता है, भारत में कुल कार्यबल का केवल 4.69% हिस्सा ही औपचारिक रूप से कौशल प्रशिक्षित है, सिर्फ 4.5%। हाँ, दक्षिण कोरिया के 96% के मुकाबले ये बहुत ही कम है। एग्जैक्टली। इस विशाल अंतर को पाटने के लिए एनईपी ने कक्षा 6 से 8 के लिए 10 दिन के बैगलेस पीरियड की शुरुआत की है। अब यहाँ रिसोर्स मैनेजमेंट का कमाल देखिए। मैं सुन रहा हूं, कैसे करेंगे ये बिना करोड़ों की मशीनें लगाए? यही तो इनोवेशन है। सरकार हर स्कूल में कारपेंट्री या रोबोटिक्स की मशीनें नहीं लगाएगी। स्कूल कम्युनिटी रिसोर्सेज का उपयोग करेंगे। बच्चे अपने स्थानीय बढ़ई, कुम्हार या इलेक्ट्रिशियन के पास इंटर्नशिप के लिए जाएंगे। ये इनोवेटिव जरूर है, लेकिन जरा इसके प्रैक्टिकल मैकेनिज्म पर सोचिए। एक स्थानीय बढ़ई अपने काम का उस्ताद हो सकता है, पर क्या उसके पास 12 साल के बच्चों को संभालने का अनुभव है? शिक्षक वहां मौजूद रहेंगे ना। पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? वर्कशॉप में खतरनाक औजार होते हैं, और मूल्यांकन कैसे होगा? एक कुम्हार उस बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को शिक्षा मंत्रालय के मानकों पर कैसे ग्रेड करेगा? ये बहुत ही वाजिब सवाल हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि उन 10 दिनों में उस कारीगर का काम बच्चे को किसी परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं है। उसका काम सिर्फ एक्सपोजर देना है। सिर्फ एक्सपोजर से कौशल विकास कैसे होगा? मूल्यांकन का काम स्कूल का फैसिलिटेटर देखेगा। और इससे भी बड़ी बात जो आप मिस कर रहे हैं वो है इसका सामाजिक प्रभाव। जब बच्चा गांव के कारीगर से कला सीखेगा तो वो डिग्निटी ऑफ लेबर यानी श्रम की इज्जत करना सीखेगा। यह हमारी जातिगत सोच पर एक सीधा प्रहार है। सच कहूं तो मैं डिग्निटी ऑफ लेबर वाले आपके इस सामाजिक तर्क से पूरी तरह सहमत हूं। ये वास्तव में एक बहुत सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लेकिन क्या? लेकिन जब हम कोडिंग या डेटा साइंस जैसे भविष्य के वोकेशनल कोर्सेज की बात करते हैं, तो क्या ग्रामीण स्तर पर आपके पास ऐसे स्थानीय एक्सपर्ट्स हैं?
बिल्कुल नहीं। और भाषा की भी एक बड़ी दीवार है। भाषा की चुनौती तो है, मैं मानती हूँ। हाँ, क्योंकि क्या एक ग्रामीण बच्चे के लिए उड़िया या कन्नड़ में कोडिंग सिखाने वाली उच्च गुणवत्ता की किताबें उपलब्ध हैं? शहरी स्कूलों के पास टेक हब होंगे, लेकिन ग्रामीण स्कूलों के पास सिर्फ पारंपरिक काम रह जाएंगे। ये तो एक नया डिवाइड पैदा करेगा ना? मुझे नहीं लगता कि ये डिवाइड पैदा करेगा, बल्कि एआई आधारित ट्रांसलेशन टूल्स जैसे अनुवादनी बड़े पैमाने पर मटेरियल का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं। जब सिस्टम में डिमांड पैदा होगी तो सप्लाई भी आएगी। पर तब तक बच्चे क्या करेंगे? एक और बड़ा बदलाव है जो इस कमी को दूर करता है, स्ट्रीम्स का खत्म होना। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का विभाजन अब नहीं है। अच्छा, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या लेना देना है? बहुत बड़ा लेना देना है। अगर स्कूल में भारी भरकम फिजिक्स लैब नहीं है तो बच्चा म्यूजिक के साथ फिजिक्स और कोडिंग को एक साथ चुन सकता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी इस नीति का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्स है। हम उस पर फोकस कर रहे हैं जो हमारे पास है। लचीलापन तभी काम करता है जब आपके पास चुनने के लिए वास्तव में विकल्प मौजूद हों। अगर लैब भी नहीं है और म्यूजिक टीचर भी नहीं है तो बच्चा वही चुनेगा जो मजबूरी में मिलेगा। मेरी मुख्य चिंता यही है कि कहीं ये व्यवस्था केवल टॉप 10% एलीट स्कूलों तक सीमित न रह जाए। मुझे लगता है कि हम अब इस बहस के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां दोनों पक्षों की तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। मैं स्वीकार करती हूं कि 60 लाख शिक्षकों को फिर से ट्रेन करना एक बहुत बड़ी, शायद दशकों लंबी चुनौती है। हाँ, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दूर दराज के गांवों तक पहुंचाना भी कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, लेकिन एनईपी का अप्रोच इस बात को स्वीकार करता है कि हम रातों रात साउथ कोरिया नहीं बन सकते। इसीलिए यह ब्लेंडेड लर्निंग और बैगलेस डेज के जरिए सीमित संसाधनों का स्मार्ट तरीके से उपयोग करने का एक बेहतरीन रास्ता दिखाती है। ये एक रिजिड सिस्टम को फ्लेक्सिबल इकोसिस्टम में बदल रही है। और मेरी ओर से निष्कर्ष ये है कि स्मार्ट मैनेजमेंट और इनोवेटिव फ्रेमवर्क बहुत जरूरी हैं, पर ये बुनियादी ढांचे का विकल्प नहीं हो सकते। आप एआई से अनुवाद कर सकते हैं, पर पढ़ने के लिए डिवाइस और बिजली चाहिए। जब तक शिक्षा को वास्तव में जीडीपी का 6% नहीं मिलता, ये नीति असमानता की खाई को नहीं भर पाएगी। हम दोनों इस बात पर तो निश्चित रूप से सहमत हैं कि ये नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास में एक बहुत साहसिक कदम है। चाहे वो रटने की प्रथा को खत्म करना हो या नया ढांचा, हम एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं। बिल्कुल, ये एक संक्रमण काल है और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सिस्टम इस संज्ञानात्मक और ढांचागत बोझ को कैसे संभालता है। तो श्रोताओं, चर्चा अब आपके पाले में है। हमने दोनों पहलू आपके सामने रख दिए हैं। एक तरफ एक लचीला फ्रेमवर्क है और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत की कठोर दीवारें। हम आज यहाँ किसी को विजेता घोषित नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस विषय की गहराई में जाना चाहते हैं तो हम सुझाव देंगे कि आप स्रोत सामग्री में दिए गए नीति आयोग के आंकड़ों और ब्लेंडेड लर्निंग के मैकेनिज्म का खुद अध्ययन करें। इससे आपको अपने खुद के निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद मिलेगी। सही कहा। क्या हम सचमुच अपनी शिक्षा प्रणाली को एक हरे भरे ग्रीन हाउस में बदल पाएंगे, या ये बदलाव फाइलों में दब जाएगा? ये सवाल आने वाले कई सालों तक गूंजता रहेगा। हमारे साथ इस विमर्श में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए और चर्चा जारी रखिए।